हेलो एवरीवन, वेलकम राइजिंग स्टार्स। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था, ये आपका पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में ये सब कुछ डिस्कस किया था। ओके, हमने देखा था सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल कौन लेकर आया था, किसने डिस्कवर किया था, लिविंग सेल डेड सेल क्या होती है और ये किस किस ने डिस्कवर किया था। ओके, सेल थ्योरीज हमने देखी थी, 3 थ्योरीज के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हमने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात की थी, टाइप्स ऑफ सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, हमने इन सबको डिटेल में देखा था। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था और डिटेल में देखा था। सेल वॉल को भी हमने डिटेल में देखा था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्टार्ट होता है न्यूक्लियस से। साइटोप्लाज्मा, सेल ऑर्गेनल्स, गोगली एपरेटस, लाइसोसोम्स और माइक्रोंडिया प्लास्टिड्स। कंपेरिजन भी हम इनके बारे में देखेंगे और वैक्यूल के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, अब चलते हैं। हमने ये देखो, आपको यदि ये सब कुछ समझना है, पार्ट 2 देखने का मतलब बनता है जब जब आप पार्ट 1 देख लेते हो। ओके, पार्ट 1 वॉच करना जरूरी है यदि आपको पार्ट 2 समझना है। कैसे सेल एग्जिस्टेंस में आई थी, कौन लेकर आया था, ये पूगा वैली क्यों हमने सेल वॉल में पढ़ी थी, थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, ये इन रिसर्च इस इंस्टीट्यूट ने, बीरबल जो इंस्टीट्यूट है, इसने क्या सर्च किया था। ओके, ये हमने देखा था। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, क्यों हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। माइक्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, माइक्रोस्कोप को कौन इन्वेंट कर लेके आया था, किसने इन्वेंट किया था। फिर हमने इन सब सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था। माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये वो है। सेल क्या है, सेल, उसके बाद हमने इसके सेल वॉल के बारे में पूरा डिस्कस किया था। यदि आपको समझना है तो आपको पार्ट 1 कवर करना पड़ेगा। लिविंग सेल डेड सेल क्यों होती है, क्या होती है, रॉबर्ट ब्राउन क्या लेकर आए थे, पुरकेंजी क्या लेके आए थे, ये सब आपको पार्ट 1 में मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मा की। ओके, हमने इसके पहले जो देखा था पार्ट 1 में, वो यहां तक देखा था ऑक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था कि ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया इस चैप्टर में, इसकी क्या जरूरत पड़ी। इसलिए आज हम जो देखने वाले हैं वो है प्रोटोप्लाज्मा। देखिए, अगर सेल एक सिटी होता, हमने जैसे सेल को सिटी कंसीडर किया था, तो सिटी के अंदर जो भी लाइफ एक्टिविटीज चल रही होती, उन सब का जो हम बोल सकते हैं असली हीरो होता प्रोटोप्लाज्मा। मैम ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, क्यों मैं इसको हीरो बोल रही हूं, वो समझना आपको जरूरी है। देखो, सेल के अंदर का जो लिविंग मटेरियल होता है, सुनना, वर्ड पर ध्यान देना, लिविंग मटेरियल, द लिविंग सब्सटेंस मटेरियल इनसाइड, किसके इनसाइड, सेल के इनसाइड, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा क्या कवर करता है, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। क्या करता है, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स, सेल फ्लूइड, इन तीनों से मिलकर बनता है आपका साइटोप्लाज्मा। ओके, सेल फ्लूइड, सेल ऑर्गेनल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस अपना होता है। तो प्रोटोप्लाज्मा किससे मिलकर बना, साइटोप्लाज्मा से, न्यूक्लियस से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता रही हूं ना, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो लिविंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मा। इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस जहां पर होते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। देखो, ये समझ में आया कि प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मा। ओके, सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल, एक्टिव मटेरियल, लाइफ वाला पार्ट होता है, उसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। एक इमेजिन करो, सेल एक हाउस है। क्या है, सेल, जो आपकी सेल है उसको एक हाउस कंसीडर कर लो, और हाउस के अंदर फैमिली, टीवी, किचन, एक्टिविटीज सब चल रही हैं। ये सब जो लिविंग एनवायरनमेंट है वही प्रोटोप्लाज्मा है। क्या है, वही प्रोटोप्लाज्मा है। फिर सोच बताती हूं, इमेजिन करो सेल एक हाउस है और उस हाउस के अंदर फैमिलीज है, टीवी है, किचन है, एक्टिविटीज चल रही हैं। ये सब जो लिविंग एनवायरनमेंट है वो प्रोटोप्लाज्मा है। प्रोटोप्लाज्मा कैसे, किनसे मिलकर बना है, वो पता चल गया, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, रुकिए थोड़ा सा बता देती हूं, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जेली लाइक सब्सटेंस, यहां ऑर्गेनेल्स होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। ओके, कंपोजिशन की बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मा की, तो क्या होता है, देखिए। यदि प्रोटोप्लाज्मा के कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटोप्लाज्मा कंटेन करता है वाटर, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल। क्या करता है, वाटर, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स
एंड मिनरल्स। तो प्रोटोप्लाज्मा के कंपोजिशंस क्या है? वाटर, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। गॉट इट? फंक्शंस क्या है प्रोटोप्लाज्मा? जो सारी लाइफ एक्टिविटीज, हम बोल रहे हैं ना कि सारी लाइफ एक्टिविटीज है। क्यों प्रोटोप्लाज्मा को इंपॉर्टेंट बोला जाता है? क्योंकि सारी लाइफ एक्टिविटीज यही होती हैं। साइट्स ऑफ ऑल लाइफ एक्टिविटीज, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, मतलब इसका फंक्शन है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है फूड ब्रेकडाउन और एनर्जी प्रोडक्शन करना, ठीक है ना? तो ये मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? हेल्प करता है। और कंट्रोल ग्रोथ, सेल ग्रो करता है एंड रिप्रोडक्शन में न्यू सेल्स बनाते हैं। कंट्रोल ग्रोथ का मतलब क्या है? सेल ग्रो होती है इसमें, ठीक है ना? क्या प्रोटोप्लाज्मा क्या करता है? सेल ग्रो करता है। रिप्रोडक्शन का मतलब न्यू सेल्स बनते हैं यहां पर। थर्ड, कीप सेल अलाइव, सब्सटेंसेस मूव करते हैं। रिस्पॉन्स क्या हुआ? सेल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करता है, सेल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करता है प्रोटोप्लाज्मा में। तो प्रोटोप्लाज्मा को हम क्या बोल सकते हैं? इज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्मा is the physical basic of life because all vital activities occur in it. ओके, यहां पर क्या करती है? अकर करती है। ओके, अब हम चलें आगे और देखें। देखिए, जो वाटर है ना, सबसे ज्यादा प्रोटोप्लाज्मा का पार्ट है सेल में। यदि हम बोलते हैं तो वाटर कहां पर सबसे ज्यादा होता है? प्रोटोप्लाज्मा का। इसलिए रिएक्शंस इजीली हो जाती हैं यहां पर। अगर प्रोटोप्लाज्मा डेड हो जाए, यदि प्रोटोप्लाज्मा डेड हो जाए तो सेल भी क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी, क्योंकि लाइफ एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। देखिए, आप इसको कैसे याद रख सकते हो? प्रोटो मीन्स फर्स्ट लाइफ, प्रोटोप्लाज्मा लाइफ ऑफ द सेल। ओके, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? आपका प्रोटोप्लाज्मा। ओके, अब हम चलते हैं प्रोटोप्लाज्मा को क्या बोल सकते हैं? प्रोटोप्लाज्मा इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। सेल का असली लिविंग पार्ट जहां सारी एक्टिविटीज होती हैं, उन्हीं को कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी सोचा है अगर प्लांट सेल का पानी बाहर निकाल जाए तो क्या होगा? यदि जो प्लांट सेल है उसका पानी बाहर निकल जाए तो क्या होगा? सेल सूखने लगेगा और अंदर का पार्ट श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक, सिकुड़ जाएगा। इस डेंजरस प्रोसेस को साइंस में कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। कुछ नहीं, इतनी बड़ी चीज नहीं है। क्या हुआ कि सेल वॉल ने, जो प्लांट वाली सेल वॉल किसमें होती है? प्लांट्स में होती है। उसने जितना पानी था प्लांट का उसको बाहर निकाल दिया, तो क्या बोल देते हैं? पेड़ सूख गया है, प्लांट सूख गया है, श्रिंक हो गया है। इसी को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है? देखो, सबसे पहले बेसिक आइडिया क्या है? प्लांट सेल के अंदर वाटर है, साइटोप्लाज्मा है, वैक्यूल है, और बाहर सेल वॉल होती है। ओके, नॉर्मली सेल टाइट और हेल्दी होती है, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। जब सॉल्ट या शुगर ज्यादा हो जाए, अगर प्लांट सेल को सॉल्टी सॉल्यूशन या सुगरी सॉल्यूशन में डाल दो, तो आउटसाइड जो सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइपोटोनिक बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर जो है वो वाटर कम है तो सॉल्ट ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, वाटर कम है, तो वाटर क्या करेगा? प्लांट के अंदर क्या है? ज्यादा वाटर हो गया तो वो बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या करेगा? प्लांट सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसी को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ओके, तो नेचर क्या है? बैलेंस बनाना चाहता है, इसलिए वो बाहर निकल गया। हाइपोटोनिक कौन सा लगा इसमें? हाइपोटोनिक प्रोसेस लगा, वाटर सेल से बाहर निकलने लगता है। इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो आपने प्लाज्मोलिसिस में क्या पढ़ लिया? हाइपोटोनिक भी पढ़ लिया, ऑस्मोसिस भी पढ़ लिया। ऑस्मोसिस का पढ़ते हैं जब वाटर की बात चलती है। हाइपोटोनिक क्या हुआ? सॉल्यूशन की नेचर बैलेंस करना चाहता है, इसलिए वो पानी बाहर आ गया। यदि बाहर जो सराउंडिंग है उसमें सॉल्ट या शुगर ज्यादा है, पानी कम है, तो वो बाहर निकल जाता है। किसकी वजह से निकला? हाइपोटोनिक की वजह से। तो सेल क्या हो गई? श्रिंक हो गई, सेल मेम्ब्रेन वॉल से अलग हो जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। तो द श्रिंकेज of protoplasma away from the cell wall due to loss of water is called plasmolysis. क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या खोज हुए? अकर्स व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब बाहर, प्लांट सेल के बाहर क्या ज्यादा है? सॉल्ट ज्यादा या शुगर ज्यादा है। वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल बाय, वाटर मूव हो रहा है, किसकी वजह से होगा? ऑस्मोसिस की वजह से होगा। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। देखिए, cell wall placed in hypertonic solution, water leaves cell, cytoplasma shrinkage, plasma membranes pulls away from the cell, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। आई होप आपको अब ये डिटेल में समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नॉर्मल सेल है, ये वाली क्या हो गई? नॉर्मल सेल हो गई है। अब यहाँ पर क्या हुआ? प्लाज्मोलिसिस सेल हो गई है, क्योंकि ये श्रिंक हो गई है। क्या हो गई है? श्रिंक हो गई है। ओके, जैसे कि खीरा,
यदि हम एग्जांपल से समझे, खीरा या प्याज पर नमक लगा दो। आप कभी आप अपने घर में भी देखना, नॉर्मल फिजिकल यू कैन डू कि खीरा या नमक, जब आप अनियन पर नमक लगाते हो थोड़ी देर बाद उनमें से पानी बाहर आ जाता है, वाटर बाहर आ जाता है, और जो वो है कुकुम्बर है या अनियन है, उसकी जो सेल है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। यदि आप देखो, अपने घर करो, एक अनियन लो, अनियन को पील करो, सॉल्ट सॉल्यूशन में डालो, माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे ना, तो जो आपकी उसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन वॉल से अलग हो जाएगी। इसको भी प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। सेल एक वाटर बलून है। देखो मैं आपको एक्टिविटीज से समझा रही हूं कि सेल एक वाटर बलून है। अगर वाटर बाहर निकल जाए तो बलून क्या, वो फूला की तरह उसमें गैस भरी रहती है, पानी भरा रहता है, नहीं, वो सिकुड़ जाता है। सेम सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा कि आपने माइक्रोस्कोप भी नहीं होता किसी के पास, तो आपके पास बलून तो होगा, बलून में पानी भरो। अब पानी जब आप बाहर निकाल दोगे तो जो बलून है वो क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोलिसिस। सेल वॉल रिजिड होती है, लेकिन जो मेम्ब्रेन है वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। वाटर लूज होने पर मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाती है। ओके, तो यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म हमने क्या पढ़ी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि आउटसाइड सॉल्ट ज्यादा है तो बाहर निकल जाएगा। ऑक्सोमोसिस हमने पहले भी पढ़ के आए थे, ऑक्सोऑस्मोसिस। ओके, वाटर मूविंग आउटसाइड द सेल। तो प्लाज्मोलिसिस किसका बना, एक्सोऑस्मोसिस का। ओके, इफेक्ट्स ऑन द प्लांट, वीक लगते हैं, मुरझा जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, बिकॉज सेल्स लूज वाटर। सो प्लांट्स को वाटर ना मिले तो सेल वाटर लूज करते हैं, जिस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। अगर एक और सॉल्यूशन आता है, अगर प्लाज्मोलिस्ट सेल को नॉर्मल वाटर में डालोगे, किसमें, नॉर्मल वाटर में डालोगे, वाटर फिर अंदर आएगा, सेल नॉर्मल हो जाएगा, इसको डी प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। इसको भी हम समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एग्जांपल्स, व्हेन प्लांट सेल आर प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट और सुगर सॉल्यूशन, सेल्स लूज वाटर, बिकम प्लाज्मोलिसिस। Plasmolysis show presence of selectivity, permeable membrane and osmosis process. ओके, क्या जो प्लाज्मोलिसिस क्या शो करता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ओके, अब जो मैंने आपको टॉपिक के बारे में बताया, आप इस मैप से भी आप समझ सकते हो, इस डायग्राम से भी, ये नॉर्मल सेल है, ये इंसिपेंट प्लाज्मोलिसिस है। अब ये क्या हो गई, एविडेंट प्लाज्मोलिसिस, और फाइनल जो है श्रिंक जो हुई है, आप फोर्थ में फाइनल प्लाज्मोलिसिस देख सकते हो। ओके, अब हम चलें आगे। और मैंने क्या बात की थी, जब प्लाज्मोलिसिस सेल को पानी के अंदर रख देंगे तो वाटर उसको फिर मिल जाएगा सेल को, तो वो जो वाटर है उसके अंदर चले जाएगा, सेल नॉर्मल हो जाएगी। इस प्रोसेस को, ये क्या हुआ, रिवर्स प्रोसेस, इसको बोलते हैं डी प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलिसिस। व्हेन प्लाज्मोलिस्ड सेल इज प्लेस्ड इन वाटर, वाटर एंटर्स अगेन, सेल बिकम्स नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलिसिस। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बने, प्रोटोप्लाज्मा इज लिविंग मटेरियल ऑफ सेल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा होता है, प्लाज्मोलिसिस अकर्स इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मोलिसिस कहां पर अकर करता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। वाटर मूव्स आउट बाय ऑस्मोसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक अवे फ्रॉम सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्मा लिविंग मटेरियल है और प्लाज्मोलिसिस सेल श्रिंक ड्यू टू वाटर लॉस। बताइए भाई, आगे ना समझ में आपको, दोनों टॉपिक समझ में आ गए। अब हम चलते हैं आगे, और अब आता है हमारा मास्टर ऑफ द टॉपिक, क्या, न्यूक्लियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियस। समझिए, सेल एक कंपनी है, क्या है, सेल एक कंपनी है, तो उस कंपनी का सीईओ कौन होता है। अगर सेल एक कंपनी है तो उसका सीईओ कौन होता है, बताइए भाई। जो हर डिसीजन लेता है, सबको कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, उसी को बायोलॉजी में कहते हैं न्यूक्लियस। मैम क्या, सुनो, जो भी किसी कंपनी का सीईओ होता है वो डिसीजन लेता है, सबको कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, उसी को बायोलॉजी में बोलते हैं न्यूक्लियस। मैम नहीं समझ में आया, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल को, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, सेल के सेंटर में होता है, तो वो पूरी सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल दैट कंट्रोल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल। फिर सुनना, न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स दैट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। दैट्स वाई हमने न्यूक्लियस को सीईओ बोला है। क्या बोला है, सीईओ। ये सेल का क्या है, सीईओ। ये देखता है कि इसको ये काम करना है, उसको ये इंस्ट्रक्शंस दे दो, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब कुछ देखता है, सबसे अंदर रहकर सब कुछ देखता है। देखो, सेल के अंदर बॉस है, क्या हुआ, बॉस का नाम क्या है, न्यूक्लियस नाम है। क्या नाम है, न्यूक्लियस नाम है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये न्यूक्लियस है। ओके, तो जब इंस्ट्रक्शंस देता है
ग्रोथ कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन कंट्रोल करता है, सेल को मैनेज करता है, उसी को हमने क्या बोला है, न्यूक्लियस बोला है। क्या बोला है, न्यूक्लियस बोला है। अब ये कहां होता है, सेल के सेंटर में होता है। आप देख सकते हो इसकी लोकेशन, इसमें सेल के अंदर होता है, सेंटर में होता है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल की वजह से साइड में भी हो सकता है। क्या मैं बोल रही हूं कि वैसे तो ये सेल के सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल को भी हम समझेंगे, उनकी वजह से वो साइड में भी हो सकता है। अब इसको डिस्कवर किसने किया, ये भी तो आया ना, इसको डिस्कवर किसने किया, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। उन्होंने ऑर्चिड सेल्स में न्यूक्लियस देखा था। किस में देखा था, ऑर्चिड सेल्स में। सेल को स्कूल कंसीडर करो, आप छोड़ो, कंपनी मत करो, इसको सीओ मत मानो न्यूक्लियस को, और मैं आपको डिटेल में समझाती हूं। सेल को क्या मान लो, स्कूल मान लो। अब जो उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं वो हो गए ऑर्गेनल्स, और जो न्यूक्लियस है वो हो गया प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल जो सबको इंस्ट्रक्शंस देता है। एग्जैक्टली न्यूक्लियस भी यही करता है। क्या करता है, न्यूक्लियस भी यही करता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसको कौन लेकर आया था। देखिए, द न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स जो कंट्रोल करता है और लाइफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कब, जब उन्होंने प्लांट स्टडी पढ़ी थी, तब उन्होंने 1831 में इसको न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस पर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, देखो लोकेशन समझ में आ गई, एट द सेंटर ऑफ द सेल या सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्मा। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस के मेन पार्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेनली कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस किस से मिलकर बना है, न्यूक्लियर मिलकर बना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है। इसमें न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर है वो पोर्स होते हैं। आपको कहां पर दिखाऊं ये मैं, हाँ आप ये पॉइंट्स देख पा रहे हो ना, इधर ये वाले, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो ये वाले, तो इन्हीं को क्या बोला जा रहा है, न्यूक्लियर पोर्स बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, न्यूक्लियर पोर्स। तो ये क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। ये आउटर कवरिंग होती है न्यूक्लियस की जो प्रोटेक्ट करती है। ओके, न्यूक्लियर पोर्स क्या हो गए, टिनी डोर्स, जिन पे मैंने रेड रेड सर्कल किया है, इन्हीं को बोलते हैं टिनी डोर्स, जिनसे मेटेरियल अंदर और बाहर जाता है। ओके, कहां पर जाता है, अंदर बाहर जाता है। सेकेंड आता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है। जैसे साइटोप्लाज्मा होता है ना, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी जेली लाइक फ्लूइड होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं। थर्ड आता है न्यूक्लियस, डार्क राउंड स्ट्रक्चर। आप यहां पर डार्क राउंड स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल अंदर, बिल्कुल इसके न्यूक्लियस के बिल्कुल ये वाला पोर्शन होता है इसका, क्या, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियोलस। ओके, राइबोसोम्स बनने में हेल्प करता है। जो ये आपका न्यूक्लियोलस होता है, ये राइबोसोम आर भी बनने में हेल्प करता है। क्रोमेटिन मटेरियल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये डीएनए कंटेन करता है। सेल डिवीजन के टाइम, सेल डिवीजन के टाइम इसमें क्या बनते हैं, क्रोमोजोम्स बन जाते हैं। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, डीएनए क्या होता है, सब कुछ हम समझेंगे। ओके, और क्रोमोजोम्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं सेल न्यूक्लियस। क्रोमेटिन से मिलकर बना है, न्यूक्लियोप्लाज्मा से, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर लेमिना से, न्यूक्लियर पोल, न्यूक्लियर एनवेलप, इन्हीं सब चीजों से मिलकर बना है आपका सेल न्यूक्लियस। अब आ जाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन सराउंडेड द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। फंक्शंस क्या करता है, प्रोटेक्ट न्यूक्लियस, सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्मा, कंटेन पोर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ओके, फंक्शन समझ में आ गए होंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया इनके बारे में। न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं, टिनी ओपनिंग प्रेजेंट, ये न्यूक्लियर है, जो ये छोटे छोटे पोर्शंस ये हैं, इनको बोला जा रहा है यहाँ पे न्यूक्लियर पोर। ओके, तो ये क्या है, ओपनिंग है जो अंदर और बाहर आने जाने देती है मटेरियल को। अलाउ मूवमेंट ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स, मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये भी जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, होल्ड न्यूक्लियर कंपोनेंट साइट ऑफ द न्यूक्लियर एक्टिविटीज। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कहां पर प्रेजेंट होता है। ओके, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोस है, ये न्यूक्लियर, ये वाले, ये जो छोटे छोटे यहां पर बन रहे हैं, ये न्यूक्लियर इनवेलप हो गए, और ये हो गए पोर्स, और ये हो गया आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला। अब देखते हैं हम न्यूक्लियोलस, डेंस स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, हेल्प इन राइबोसोम फंक्शंस, और प्रोटीन सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है। ओके, यदि मैं बात करती हूं अब न्यूक्लियस फंक्शंस की, यदि अब हम बात करें न्यूक्लियस फंक्शंस की, तो ये सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। एग्जांपल, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट।
स्टोर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए न्यूक्लियस में होता है। डीएनए क्या होता है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। हेल्प्स इन सेल डिवीजन, न्यू सेल्स बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल, इनडायरेक्टली प्रोटीन्स बनवाने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर न्यूक्लियस रिमूव कर दो तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम ही खत्म। इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी आते हैं। प्रोकैरियोटिक होता है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्मा में होता है, एग्जांपल बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, एग्जांपल्स प्लांट सेल्स, एनिमल्स। ओके, विदाउट न्यूक्लियस सेल ऐसा हो जाएगा जैसे स्कूल बिना प्रिंसिपल के। ओके, न्यूक्लियर क्या हो गया? अब न्यूक्लियस को क्या बोल सकते हैं? बॉस। डीएनए लिव्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स होते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस जो था, मैंने आपको ये बताया था, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस जो ये वाला है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया। इनमें डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियस जो है वो होल कंट्रोल सेंटर है और न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डीएनए कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाता है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अब क्रोमेटिन मटेरियल, डिटेल में इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। चलिए, यदि मैं आपसे कहूं कि आपकी बॉडी का सीक्रेट कोड कहां स्टोर होता है, आपकी हाइट, हेयर, आईज, फेस शेप, सबकी इंफॉर्मेशन एक स्पेशल मटेरियल में हिडन होती है और उसका नाम है क्रोमेटिन मटेरियल। समझ में आया अब कि आपकी हाइट, हेयर का कलर, आईज, फेस शेप, ये सब कौन डिसाइड करेगा? क्रोमेटिन मटेरियल। देखिए क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल को क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। ये क्या है? क्रोमोसोम। मतलब जो कंडेंस्ड क्रोमेटिन होगा, कंडेंस्ड क्रोमेटिन होगा, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। अब ये किस में आ गया? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ गया। यहां पर आप देख सकते हो, इसको क्या बोला? क्रोमेटिन मटेरियल बोला, क्रोमेटिन फाइबर बोला। ये होता है आपका ये वाले जो ये गोल गोल यहां पर दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं हम हिस्टोन्स। फिर ये यहां पर जाके न्यूक्लियोसोम्स बने और न्यूक्लियोसोम्स भी जब स्प्रेड हुए और एक्सपांड हुए तो उन्होंने बना दिया डीएनए। डीएनए को भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। ओके, तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? कंडेंस्ड क्रोमेटिन में फाइबर ही। ओके, डीएनए जो कंडेंस्ड डीएनए होता है उसको भी हम क्रोमोसोम ही बोलते हैं। थ्रेड लाइक नेटवर्क प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर बहुत पतले पतले धागे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। इमेजिन करो न्यूक्लियस एक लाइब्रेरी है और क्रोमेटिन बुक्स का कलेक्शन, जिसमें बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। तो किसके अंदर लिखी है? क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर। क्रोमेटिन किससे बना होता है? डीएनए से, प्रोटीन से। अब तक हमने ये सब कुछ क्लियर कर लिया है। प्रोटीन, हिस्टोन्स भी हम इनको बोल सकते हैं। डीएनए का क्या काम होता है? डीएनए बॉडी का ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं हम। क्या ब्लूप्रिंट? इसमें इंफॉर्मेशन होती है आई कलर, हेयर टाइप, हाइट क्या होगी, स्किन ट्रेट्स। तो इन सब में डीएनए में ये सारी चीजें होती हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमेटिन, देखो क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म्स क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं। तो डीएनए से स्टार्ट करो और उसको कंडेंस करते करते क्रोमोसोम बन जाता है। फंक्शंस क्या है क्रोमोसोम्स के? कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कैरी करता है। और जो करेक्टर होता है, जैसे हम बोलते हैं कि ये बिल्कुल अपने फादर पर गया है, ये बिल्कुल मदर की कॉपी है, तो ये सब का किसकी वजह से होता है? ये क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए, इसमें होती है ये सारी चीजें। तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो करेक्टर ट्रांसफर करती है, ये क्रोमोसोम का काम होता है। किसका काम होता है? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम क्या करता है? कैरी हेरिडिटरी और ट्रांसफर करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, अब हम चलते हैं आगे। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि क्रोमेटिन क्या है, वो समझ में आ गया। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, बॉडी की हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, सेल एक्टिविटीज कंट्रोल करता है और क्रोमोसोम्स बनाना। सेल डिवीजन के टाइम क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या आया? नॉर्मल टाइम में जो क्रोमेटिन है वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, जब सेल डिवीजन करेगा तो ये कोइल की तरह हो जाएगा और क्रोमोसोम बना देगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। क्रोमेटिन लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस होती है, हार्ड टू सी क्लियरली, उनको देखना बहुत मुश्किल होता है। क्रोमोसोम की बात करें तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है, सेल डिवीजन टाइम होता है और इजिली विजिबल होते हैं। वेयर इज क्रोमेटिन फाउंड? 1 सेकेंड, ये न्यूक्लियोप्लाज्मा है ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं, इसी के अंदर ये क्या है? जो ये वाला जहां पर मैं सर्कल कर रही हूं, ये हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्मा। इसी के अंदर फ्लोटिंग में क्रोमेटिन मटेरियल होता है। आप यहां पर देख सकते हो न्यूक्लियोप्लाज्मा ये हुआ, इसी के अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस फ्लोटिंग इन न्यूक्लियोप्लाज्मा हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए बहुत
लॉन्ग होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं, डीएनए को ऑर्गेनाइज करते हैं। कि आप बोले मैम एक सीडी की तरह कैसे, स्टेयर्स की तरह कैसे दिख रहे हैं, ये डीएनए एक लंबी रोप की तरह होती है, हिस्टोन उस रोप को नीटली लपेट देते हैं। आप ये भी बोल सकते हो समझने के लिए। जीन क्या होता है, क्रोमेटिन में, सुनना, क्रोमेटिन में स्मॉल डीएनए सेगमेंट होते हैं, उनको जीन्स बोलते हैं। आप जैसे मैंने आपको बता दिया, यहां पर आप ये स्टेयर्स लाइक जो आप सीडीसी देख रहे हो, ये मिलकर सपोज आपका हेयर कलर बनाएंगे, और ये वाली मिलकर आपका आइज कलर बनाएंगे। तो इनको जब ये बनते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं जीन्स। तो क्रोमेटिन में स्मॉल डीएनए सेगमेंट होते हैं, ये वाले डीएनए हो गए, एक डीएनए ये हो गया, एक डीएनए ये हो गए, ऐसे हो गए, इन्हीं में जीन्स होते हैं। और जो डिसाइड करते हैं हमारे हेयर कलर, हेयर कैसा रहेगा, जीन ट्रेट्स डिसाइड करते हैं। अगर पेरेंट्स के कर्ली हेयर्स जीन है तो चाइल्ड में भी आ सकते हैं। वो कौन करता है, जीन करता है। तो क्रोमो मीन्स क्या हो गया, कलर, क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमोसोम्स स्ट्रेन होने पर कलरफुल देखते हैं। ओके, लूज क्या हो गए, क्रोमेटिन, टाइट क्रोमोसोम, डीएनए प्लस में प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं। ओके, chromatin material is the thread like genetic material present inside the nucleus made of DNA and proteins. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बॉडी की सारी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन एक इनविजिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हिडन होती है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। अब बात करते हैं जीन की। देखो, जीन आपकी आई का कलर, हेयर कर्ली होंगे, ये मैंने अभी बताकर आई हूं, या स्ट्रेट रहेंगे, हाइट कितनी होगी, फेस किसकी तरह लगेगा, ये सब डिसाइड कौन करता है, एक टिनी बायोलॉजिकल कोड जिसे कहते हैं जीन। क्या, जीन। देखिए ये सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया क्रोमोसोम कंडेंस्ड, और ये हो गया डीएनए। और डीएनए में फॉर एग्जांपल इससे हमारा बना हेयर कलर, तो इसको जीन बोल दिया। इस फॉर एग्जांपल इससे हमारा बना हाइट, तो हमने इसको क्या बोल दिया, जीन बोल दिया। ऐसे ही बनते हैं। जीन आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडेटरी प्रेजेंट ऑन डीएनए। मतलब क्या है, बॉडी के इंस्ट्रक्शंस कोड होते हैं। जीन क्या है, बॉडी का इंस्ट्रक्शंस कोड होता है। ये डिसाइड करता है आप कैसा दिखोगे, बॉडी कैसे काम करेगी, कौन से ट्रेट्स होंगे। डीएनए एक ह्यूज रेसिपी बुक है, जैसे कि जिसको जैसा बनाना है उसकी तरह बना देता है। जीन्स इक्वल्स में इंडिविजुअल रेसिपी, एक रेसिपी पिज्जा की, एक बर्गर की, एग्जैक्टली वैसे ही हर जीन एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देता है। जीन कहां होते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा इसकी लोकेशन। जीन डीएनए पर होते हैं, डीएनए क्रोमोसोम में होता है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होते हैं। ओके, देखो यहां पे आप उल्टा चलो, जीन किस में देखा आपने, डीएनए में, डीएनए किस में देखा, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम किस में देखा, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस किस में होता है, सेल में होता है। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहेगी। जीन्स आर द प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, इसके फंक्शंस क्या है, कंट्रोल करता है हेरिडेटरी ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आई कलर और हेयर टाइप, इनको बताता है। एग्जाम्पल, जीन का काम है प्रोटीन्स बनवाने की इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और प्रोटीन बॉडी में ऑलमोस्ट सब काम करता है। ओके, अगर एग्जाम्पल, अगर आपकी फादर का आई कलर ब्राउन है, मम्मी की स्माइल सेम, चाइल्ड में भी आ सकती है, क्योंकि जीन्स इसी के वजह से होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ ट्रेट्स की बात करें हम, मैं क्या बोल रही हूँ, हेरिडेटरी ट्रेट्स। यदि मैं इसी के टाइप की बात करूं तो एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स, जीन्स से मिलते हैं, जैसे कि आई कलर, आपके पापा का आई कलर ब्लू है, आपका ब्लू हो गया। हेयर टाइप, ब्लड ग्रुप। एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स, लाइफ में डेवलप होती हैं। एग्जाम्पल, जिम बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फादर की बॉडी क्या है, कमजोर है, आप जिम जाते हो डेली, आपकी बॉडी अच्छी है, वो हो गई एक्वायर्ड ट्रेट्स, लाइफ में डेवलप होती हैं। जिम बॉडी, हैंड राइटिंग्स, ये जीन से पास नहीं होती। ओके, एक होता है डोमिनेंट जीन्स, एक होता है रिसेसिव जीन्स। तो डोमिनेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जीन होता है, अपना इफेक्ट दिखा देता है, और रिसेसिव जीन क्या होते हैं, वीक जीन होते हैं, डोमिनेंट के सामने चुपचाप बैठे रहते हैं, चुप रहते हैं। ब्राउन आई जीन ऑफन डोमिनेंट होता है। ओके, ये मैं क्यों बता रही हूँ, आपकी बुक में नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे देती हूँ। म्यूटेशन क्या होता है, कभी जीन में सडन चेंज हो जाता है ना, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। जीन्स में सडन चेंज हो जाना म्यूटेशन कहते हैं। कभी यूजफुल भी होता है और कभी हार्मफुल भी होता है। ओके, जब जीन्स मिस्टेक कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, तो म्यूटेशन होता है। ह्यूमन जीनोम की बात करें तो ह्यूमंस में लगभग 20,000 से ज्यादा जीन्स होते हैं। याद रखना, 20,000 से ज्यादा जीन होते हैं, लगभग प्लस 20,000। हर सेल में इंस्ट्रक्शंस का ह्यूज डाटाबेस होता है। तो जीन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, ग्रोथ कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल करता है, हेरिडेटरी ट्रेट्स ट्रांसफर करता है। तो जीन को क्या बोल सकते हैं हम, बॉडी का सॉफ्टवेयर कोड।
और डीएनए क्या हो गई, हार्ड डिस्क। ठीक है ना, जीन क्या हो गया, बॉडी का सॉफ्टवेयर कोड, डीएनए हार्ड डिस्क। तो जीन और डीएनए में डिफरेंस समझ में आया। जीन क्या है, स्मॉल इंस्ट्रक्शंस यूनिट, डीएनए लॉन्ग मॉलिक्यूल, बड़ा। जीन क्या है, स्पेसिफिक ट्रेट इंफॉर्मेशन, जैसे आई का कलर क्या होगा, हमारी नोज कैसी रहेगी। डीएनए कंटेन करता है बहुत सारे जीन। ओके, कंटेन्स मेनी जीन। जीन मीन्स जनरेशन ट्रांसफर, जीन मीन्स टिनी इंस्ट्रक्शंस, डीएनए बुक्स, डीएनए चैप्टर्स। ओके, अब हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं, जीन आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट कैरी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ट्रेट्स। आपके बॉडी का हर डिसीजन एक टिनी बायोलॉजिकल कोड में हिडन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। डीएनए, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, ये क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कैरी करता है हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। अभी समझ में नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी का इंस्ट्रक्शंस मैनुअल भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है, वैसे बॉडी का बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर डीएनए होता है। यदि आप इमेजिन करो, आप एक रोबोट बना रहे हो। ओके, रोबोट बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए, एग्जैक्टली बॉडी बनाने और चलाने की इंस्ट्रक्शंस डीएनए में होती है। किस में होती है, डीएनए में होती है। क्या, बॉडी बनाने और चलाने की इंस्ट्रक्शंस। डीएनए कहां होता है वो मैं आपको बता चुकी हूं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्रोमोसोम्स में पैक्ड होता है। ओके, तो हमने इसका फुल पाथ भी देख लिया था। जीन्स डीएनए में होते हैं, डीएनए क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है। क्या मैम, डबल हेलिक्स, एक ये वाला और एक ये वाला, एक पूरा जीन हो गया आपका ये वाला। तो इसको क्या बोल दिया हमने, डबल जीन, ये वाली और ये वाली, तो डबल हेलिक्स इसी को बोला जाता है। ओके, डीएनए ट्विस्टेड लेडर जैसा दिखता है। आप यहां पर देखो, सीढ़ियां जो होती हैं उनकी तरह, लेकिन ट्विस्टेड है। ओके, डीएनए को हम क्या बोल सकते हैं, ट्विस्टेड स्टेयरकेस, ये मुड़ी हुई सीढ़ी है। डीएनए, इसको डिस्कवर किसने किया था, डीएनए को डिस्कवर किसने किया था, जेम्स वैटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने। देखो, डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब आपको ये समझाना जरूरी है क्या, ये पूरी हो गई सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम्स ये वाले हो गए, क्रोमोसोम यहां तक हो गए। क्रोमोसोम के बाद ये क्या हुआ, आपका क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल से आपके क्या बन गए, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। जैसे कि जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर, जैसे पेरेंट्स 1 का ये है, पेरेंट्स 2 का ये है, तो 50% इसका, 12.5 इसका चला गया। तो ना तो ये बिल्कुल डार्क ग्रीन है, ना बिल्कुल ब्राउन है, तो कैसा हो गया, ये कैसा बन गया, ब्लू हो गया। जैसे इसका तो हो गया क्या, ग्रीन कलर, इसका क्या हो गया, ब्राउन कलर। अब जो बच्चे में बनाए वो हो गया ब्लू कलर, इन दोनों को मिला। तो ऐसे भी हो सकते हैं, चाइल्ड आइज का कलर ब्लू भी चला जाता है। ओके, लोकेशन डीएनए की समझ में आ गई, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ट्विस्टेड लेडर की तरह होता है, और इसको जेम्स वैटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया था। डीएनए किससे बनता है, डीएनए स्मॉल यूनिट से बना होता है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का कंपोजिशन क्या है, डीएनए इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ईच न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। क्या क्या कवर करता है, शुगर, डीऑक्सीरिबोज, नाइट्रोजीनियस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। ओके, इनसे क्या बनता है, डीएनए। तो याद रखना, शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप से और नाइट्रोजन बेस से। अब 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, 4 नाइट्रोजन, डीएनए में 4 स्पेशल बेस होते हैं। इसी से हमारे ये सारी चीजें पेयरिंग बनती है, पेयरिंग इन्हीं से बनती है। एडेनिन, थाइमाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन, एटीजीसी, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानिन और साइटोसाइन। साइटोसाइन सी, ग्वानिन जी, थाइमाइन टी और एडेनाइन ए। इन्हीं से क्या बनता है, पेयरिंग बनती है, बेसिक रूल बनता है। ए का जो पेयर है विद टी के साथ, और जी का पेयर होता है सी के साथ। एटीजीसी डीएनए का पासवर्ड है। एटीजीसी क्या है, डीएनए का पासवर्ड है। अब कैसे काम करता है, ट्रेट स्टोर करता है। हेरिडेटरी डीएनए कैसे काम करता है, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ओके, ये रहा ए पेयर्स विद टी, जी पेयर्स। फंक्शंस क्या हो गए, कैरी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जैसे कि आई कलर, हेयर टाइप, हाइट्स, और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। डीएनए इंस्ट्रक्शंस देता है कौन से प्रोटीन्स बनेंगे, सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इनडायरेक्टली बॉडी फंक्शंस कंट्रोल करता है। ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक कैसे ट्रेट्स पास होंगे, उनको रेप्लिकेशन कैसे कॉपीज बनाएगी, उनको भी बताता है। अगर पेरेंट्स के कर्ली हेयर्स हैं, जीन्स हैं, तो डीएनए सेम इंस्ट्रक्शन चाइल्ड को ट्रांसफर कर सकता है।
ओके, सेल डिवीजन के पहले डीएनए अपनी कॉपी बनाता है जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए एग्जाम से पहले नोट्स की फोटोकॉपी, जब चीटिंग के लिए आप चाहते हो शॉर्ट्स नोट बनवाते हो तो एग्जैक्टली डीएनए भी अपनी कॉपी बनाता है। वाई डीएनए इंपॉर्टेंट? डीएनए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? विदाउट डीएनए को इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेगा, कोई प्रोटीन नहीं मिलेगा, प्रॉपर सेल फंक्शन नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं? लाइफ इम्पॉसिबल है। आरएनए, इस पे जाने से पहले आरएनए डीएनए क्या है? आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होती है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होती है। डीएनए में थाइमाइन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। डीएनए में स्टोर इंफॉर्मेशन होती है, आरएनए प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। बस इतना याद रख लेना। ओके, ए का किसके साथ पेयर बना? टी, जी का किसके साथ बना? सी। तो डीएनए को हम बॉडी का सॉफ्टवेयर कोड भी बोल सकते हैं। ओके, सो हमने डीएनए अगर खोल दिया, यदि हमने डीएनए को खोल दिया तो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए उसको क्या करता है? वो रेप कर देता है। ह्यूमन जीनोम में बिलियंस ऑफ बेस पेयर होते हैं, एटीजीसी बिलियंस ऑफ होते हैं। तो हम लास्ट में डीएनए को क्या बोल सकते हैं? डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल्स, DNA is the hereditary material that stores genetic information and controls cell activities. आपके बॉडी का कंप्लीट ब्लूप्रिंट एक माइक्रोस्कोपिक ट्विस्टेड लेडर में हिडन होता है। ओके, यदि हम इसके डिफरेंस की बात करें क्रोमेटिन और क्रोमोसोम की, तो देख सकते हो आप यहां पर क्रोमेटिन जो होता है वो थ्रेड लाइक नेटवर्क इनसाइड न्यूक्लियस। क्या कैसा होता है? थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड की तरह होता है। ये कंडेंस्ड होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये थिन एंड लॉन्ग थ्रेड होता है, ये थिक एंड कॉम्पैक्ट होता है, प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल में। जब तक सेल डिवाइड नहीं होती तब तक ये प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल। ये सेल डिवीजन में विजिबल होता है। स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, ये जीन्स को स्टोर करता है, ये हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। ये क्लियरली विजिबल नहीं होता, ये विजिबल होगा अंडर माइक्रोस्कोप, क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ओके, क्रोमेटिन समझ में आ गया है? ये आपके नोट्स हैं, आप इससे नोट समझ सकते हो। थ्रेड लाइक नेटवर्क प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमेटिन। किससे बना है? डीएनए प्रोटीन से। इसका फंक्शन क्या है? स्टोर्स हेरिडेटरी, इसका फंक्शन क्या है? स्टोर्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए? डीएनए रिमेन्स इन लूज थ्रेड लाइक फॉर्म और दिस इज द क्रोमेटिन। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो क्रोमेटिन क्या है? ये हो गए नूडल्स की तरह के। ओके, ये सेंट्रोमीर होता है, ये वाला बीच वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं टेलोमेरे। इसको क्या बोलते हैं? टेलोमेरे। ये आर्म्स हो गए, ये कंडेंस्ड क्रोमोसोम है। ओके, क्या हो गया? कंडेंस्ड क्रोमोसोम। तो आप समझ सकते हो न्यूक्लियोसोम से ये डीएनए हेलिक्स है, ये हिस्टोन है ब्लू वाला। ओके, तो यहां पर आप समझ सकते हो ये न्यूक्लियर पोर। हमने सब कुछ पढ़ लिया है अब इसमें। ओके, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप। अब हम चलते हैं आगे। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। ये शॉर्ट्स हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर्स बिकम शॉर्ट, थिक एंड कॉम्पैक्ट टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर क्रोमोसोम डीएनए और जीन क्या करता है? कंटेन करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? कैरी हेरिडेटरी करेक्टर, ट्रांसफर ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, हेल्प इन सेल डिवीजन। कन्वर्जन कैसे हुआ? क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए? क्रोमेटिन इज थिन एंड थ्रेड लाइक, chromosomes are thick and compact, both contain DNA, chromosomes carry genes, chromatin condenses during cell division। यदि रिलैक्स्ड फॉर्म है तो क्रोमेटिन है और कंडेंस्ड फॉर्म है तो क्रोमोसोम है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल को हम बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू जो सच है, ट्रू मीन्स सच न्यूक्लियस है। और यूकैरियोटिक सेल ये भी ट्रू न्यूक्लियस है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सेल के बिना ट्रू न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक में सेल भी होती है। ओके, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में, इसमें प्रेजेंट होती है। ये सिंपल और स्मॉल होता है, ये लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें डीएनए फ्री होता है साइटोप्लाज्मा में, इसमें न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, ये प्रिमिटिव है, ये एडवांस्ड है। एग्जांपल्स बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में होता है। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी समझ में आ गया होगा। प्रोकैरियोटिक एक स्टूडेंट बिना बैग का सिंपल खड़ा, सिंपल सेल है। यूकैरियोटिक समझ में आया?
तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक में माइक्रोंडिया, जिसे पावर हाउस बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल में माइक्रोंडिया भी होता है, गोगली एपरेटस भी होता है। आप यहाँ पर इमेजेस भी देखिए ना, ये तो हो गई आपकी प्रोकैरियोटिक की ये वाली, और ये हो गई यूकैरियोटिक सेल की। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन भी है, डीएनए भी है, माइक्रोंडिया भी है, गोल्गी एपरेटस भी है, लाइसोसोम्स भी है, राइबोसोम भी है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्मा है और ईआर भी है। ओके, इसमें क्या नहीं है, माइक्रोंडिया नहीं है, इसमें गोल्गी एपरेटस नहीं है, तो डिफरेंस है इनमें। ओके, समझ में आया। सेल वॉल, सेल जिसमें होती है, सेल के बिना क्या होता है। तो prokaryotic cell do not have a true nucleus are called prokaryotic cells। means pro means primitive, karyon means nucleus, primitive nucleus। इसकी characteristics क्या है, non true nucleus, nuclear membrane absent होती है, DNA lies freely in cytoplasma। ये इसका डिफरेंस बताया था मैंने, और आगे जाके मैंने आपको prokaryotic cell के बारे में बता दिया। इसमें कोई membrane bond organelles नहीं होते, जैसे कि membrane bond organelles क्या होते हैं, माइक्रोंडिया, गोगली एपरेटस, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसमें एब्सेंट होते हैं। ये वेरी थिन और लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है, यूनिसेलुलर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूजुअली मेड अप ऑफ वन सेल। और इसके इसलिए हमने इसमें बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अर्गी का नाम दिया है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के। यूकैरियोटिक के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, सेल से भी होती है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से भी होते हैं, जिसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। अब आपको सब वर्ड समझ में आ रहे होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या है। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, जैसे कि माइक्रोंडिया, गोगली बॉडिया, गोगली एपरेटस और ईआर। ओके, यहां पर आप इसकी इमेज भी देख सकते हो यूकैरियोटिक सेल की। अब चलते हैं हम आगे। ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है, मोर ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड होता है। एग्जांपल, इसमें यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अमीबा यूनिसेलुलर है, इसका एग्जांपल है, और ह्यूमन्स मल्टी सेलुलर है। ईयू मींस ट्रू न्यूक्लियस। एग्जांपल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, फंगी, प्रो। ओके, यूकैरियोटिक सेल समझ में आ गया। अब देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल, स्मॉल स्पेसलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। सोचो, अगर एक सिटी में पावर स्टेशन ना हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना हो, फैक्ट्री ना हो, तो सिटी का क्या होगा। एग्जैक्टली वैसे ही सेल के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स ये मेनली प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि मैंने आपको बताया है यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस होता है, जो सेल के अंदर होता है, सेल्स विद ट्रू न्यूक्लियस। सेल के अंदर प्रेजेंट स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर डिफरेंट टिनी मशीन्स होती हैं, जैसे कि माइक्रोंडिया, सेंट्रियोल्स, गोगली एपरेटस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, ईआर, न्यूक्लियस, इन्हीं को तो बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल क्या है, सिटी है, और ऑर्गेनल्स उसके डिपार्टमेंट्स हो गए हैं। तो सेल ऑर्गेनल और सिटी में कंपैरिजन बनाऊं तो सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस, माइक्रोंडिया, ईआर, गोगली एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम। ओके, सेल ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। सेल हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, डाइजेशन में, स्टोरेज में, प्रोटीन सिंथेसिस में और एनर्जी प्रोडक्शन में। ओके, देखिए सेल ऑर्गेनल, गोगली एपरेटस, राइबोसोम, लाइपोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइक्रोंडिया। अब हम बात करें इसके न्यूक्लियस की। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं न्यूक्लियस के बारे में। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। डीएनए क्रोमोसोम क्या करता है, कंटेन करता है, ये हमने अभी देखा है, अभी हम इसको पढ़कर आए हैं। यदि मैं बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स होती है, चैनल्स होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा से कनेक्ट होता है। ओके, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि मैं बात करूं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक होता है स्मूथ। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और ये न्यूक्लियर इनवलप है। लेकिन इससे पहले सेकंड होता है माइक्रोंडिया, हम इसको भी देखेंगे। माइक्रोंडिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, एनर्जी इसमें कौन सी होती है, एटीपी एनर्जी होती है, सेल की एनर्जी करेंसी। माइक्रोंडिया सेल का चार्जिंग स्टेशन होता है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये ट्यूब लाइक नेटवर्क होता है, सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अब ये दो टाइप के होते हैं राइबोसोम्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। तो स्मूथ जो ईआर होता है उसमें राइबोसोम लगे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। रफ ईआर में, सॉरी, स्मूथ ईआर में कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं, फैट लिपिड सिंथेसिस होता है। रफ ईआर में राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। ईआर को सेल की हाईवे भी बोला जाता है। ओके, राइबोसोम्स क्या हुए? प्रोटीन फैक्ट्री, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। राइबोसोम सेल का सेफ है। गोगली एपरेटस पैकेजिंग सेंटर हो गया, प्रोटीन को मॉडिफाई पैक डिलीवर करता है। ओके, जो गोगली एपरेटस है, क्या है? गोगली एपरेटस है, ये क्या हो गया? प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, पैक करता है, डिलीवर करता है। गोगली बॉडी अमेजन डिलीवरी सेंटर हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ईआर क्या है? सेल का हाईवे, ऐसे ही गोगली एपरेटस क्या बना दिया हमने? डिलीवरी सेंटर बना दिया है। लाइसोसोम्स की बात करें हम, तो लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये वेस्ट डिस्ट्रॉय करते हैं, ओल्ड ऑर्गेनल्स डाइजेस्ट करते हैं। डिटेल में समझेंगे, अभी तो हम सेल ऑर्गेनल्स को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। लाइसोसोम को हम सेल का गार्बेज क्लीनर भी बोल सकते हैं। एक होता है वैक्यूल, जहां पर स्टोरेज टैंक स्टोर करता है वाटर, फूड, वेस्ट, वो वैक्यूल में होता है। प्लांट सेल लार्ज वैक्यूल होते हैं, एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल को वाटर टैंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर वाटर स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, वेस्ट स्टोर होता है। एक प्लास्टिड्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया? देखो, सेल वॉल प्लास्टिड्स, ये किस में हुआ? प्लांट्स में। क्लोरोप्लास्ट किस में हुआ? प्लांट्स में, जो कंटेन करता है क्लोरोफिल। ओके, सोलर पैनल, सेल मेम्ब्रेन स्मार्ट सिक्योरिटी गेट, एंट्री और एग्जिट कंट्रोल करता है। सेल वॉल ओनली प्लांट सेल सेफ स्पॉट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। साइटोप्लाज्मा जेली लाइक स्ट्रक्चर, सब ऑर्गेनल्स इसमें फ्लोट करते हैं। तो जो भी मैंने अभी तक बताया है, ये सेल ऑर्गेनल्स इन सब से मिलकर बना है। तो हम एट द एंड क्या बोल सकते हैं? सेल ऑर्गेनल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स inside the cell that perform different functions। हम क्या बोल सकते हैं? सेल एक टिनी वर्ल्ड है और ऑर्गेनल्स उस वर्ल्ड के डिपार्टमेंट्स जो मिलकर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सेल एक सिटी होता तो उस सिटी में रोड्स भी चाहिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां से होता? रोड्स नहीं होते, तो रोड सिस्टम भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी, फैक्ट्री भी। एग्जैक्टली ये काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स एंड सेक्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल, चैनल्स प्रेजेंट। ओके, सेल के अंदर पाइप लाइक रोड होती हैं। अभी आपको देखने को मिलेगी, जो आप यहां पर ये देख रहे हो ना, येलो येलो वाला पोर्शन, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो पाइप लाइक रोड होती हैं, इन्हीं मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये क्या करते हैं? मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती हैं, सब्सटेंसेस बनाती हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कंजिस्ट करती हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सेल की हाईवे भी बोल सकते हैं, जहां ट्रक्स मटेरियल ले जा रही हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूं? क्योंकि ये सब चीज को ट्रांसफर करते हैं। ईआर कहां होता है? न्यूक्लियस के अराउंड स्प्रेड होता है, साइटोप्लाज्मा में नेटवर्क जैसा दिखता है। दो टाइप के होते हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। सो जो आपका स्मूथ ईआर है वो इस टाइप का दिखता है, आप यहां पर देख सकते हो, ये स्मूथ ईआर, और रफ ईआर ऐसा होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए रफ ईआर और स्मूथ। ये राइबोसोम से, जो ये छोटे छोटे आप डॉट्स देख रहे हो, राइबोसोम से ये न्यूक्लियर इनवेलप हो गया, ये पोर्स हो गए हैं इसके। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईआर की। जैसे मैंने आपको बताती आ रही हूँ, ट्यूब सेक्स चैनल्स की तरह होते हैं। ये मटेरियल जो इनसाइड मटेरियल ट्रांसफर होता है ना, उसमें हेल्प करते हैं। टू टाइप के हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ, इसका सरफेस क्यों रफ होता है? क्योंकि राइबोसोम्स लगे होते हैं इस पर, इसके सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, ये वाले। अभी मैंने दिखाया था ना, ये राइबोसोम्स हैं यहां पर, ये वाले, तो इनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं। दैट्स व्हाई ये रफली हो जाता है। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस बनाते हैं ये, और इनका रफ ईआर का जो मेन फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस बनाना, प्रोटीन को ट्रांसफर करना और मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करना।
ओके। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने आपको इमेज में दिखाया था, स्मूथ होता है जो, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए ये स्मूथ होता है, और ये स्मूथ अपीयरेंस भी होता है। इसका फंक्शन होता है, ये लिपिड फैट सिंथेसिस करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस का डिटॉक्स करते हैं, उसको हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्स करते हैं, और ये मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, हेल्प इन मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। ओके। फंक्शंस ऑफ ईआर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, प्रोटीन सिंथेसिस है, लिपिड सिंथेसिस है। यदि आता है ईआर के फंक्शंस बताओ, तो स्मूथ और रफ दोनों के बता देना, और यदि अलग अलग आता है तो मैंने अलग अलग के भी फंक्शंस बता दिए हैं आपको। मेम्ब्रेन बायोजनीस होता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ओके, जैसे कि ड्रग का, पॉइजन, हार्मफुल केमिकल्स का, इन सब में। अब आर ई आर, स्मूथ ई आर, रफ ई आर में समझ में आ गया। रफ ई आर में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, रफ एपिडियंस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। स्मूथ में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, स्मूथ एपिडियंस होता है, और लिपिड्स सिंथेसिस बनाता है। ओके। ER is a membrane bond network connects nucleus and cytoplasma. RER contain ribosomes, SER synthesis lipid, ER help in transport, ER cell transport road, RER protein और SER fat lipid। ये सब समझ में आ गया है आपको, ठीक है ना। तो सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन सिस्टम चलता है, उसका मेन मैनेजर क्या है, क्या है, RER और SER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको बोलते हैं। ओके। अब चलते हैं हम गोगली एपरेटस पर। ये सेल ऑर्गेनल का ही पार्ट है। गोगली एपरेटस is a cell organelle made up of stacked membrane bound sacs that modifies, packages and transport substances inside the cell। इसको गोगली बॉडी और गोगली कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। आप ये देख पा रहे हो ना, ये ग्रीन ग्रीन वाला, इसी को बोला जाता है गोगली एपरेटस। अगर एक फैक्ट्री प्रोडक्ट बना ले, यदि एक फैक्ट्री है और वो प्रोडक्ट्स बना लेती है, तो क्या प्रोडक्ट सीधा कस्टमर के पास चला जाता है? बताओ, नहीं ना। पहले पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है, फिर डिलीवरी होती है। सेल के अंदर भी एक ऐसा ही पैकेजिंग सेंटर होता है, जिसको गोगली एपरेटस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोगली एपरेटस। सो आप इजी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो गोगली एपरेटस एक सेल ऑर्गेनिल है जो प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई, पैक और ट्रांसपोर्ट करता है। तो मेड अप ऑफ किससे बना है, पहले ये बताएं, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेक से बना है, जो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल करता है। ओके, उसको बोलते हैं गोगली एपरेटस, गोगली बॉडी। गोगली एपरेटस एक सेल ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेन बॉन्ड सेक से मिलकर बना है। ये प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई, पैक और ट्रांसपोर्ट करता है। अब सोचो, जो राइबोसोम्स हैं, प्रोडक्ट्स बनाने वाले वर्कर्स हैं, जो राइबोसोम है। ओके, रफ ईआर फैक्ट्री हो गई है। गोगली एपरेटस अब उसको क्या करेगा, पैकेज करेगा और उसका कुरियर ट्रांसफर कर देगा, सेंटर तक पहुंचा देगा। तो गोगली एपरेटस प्रोडक्ट्स को रेडी करके उनकी डिलीवरी करवाता है। ओके, डिस्कवरी, गोगली एपरेटस की डिस्कवरी कैमिलियो गोगली ने 1898 में की थी। कब की थी? 1898 में की थी। गोगली एपरेटस की किसने की थी? कैमिलो गोगली ने। ओके, समझ में आया? कैमिलो गोगली ने 1898 में की थी। इसका स्ट्रक्चर कहता है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स कॉल्ड सीटर्न स्मॉल वेसल्स, इसको बोला जाता है। ओके, स्टेक्स होते हैं इसमें दो मेन फेस होते हैं, एक सिस का होता है, एक ट्रांस फेस होता है। सिस फेस क्या करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल रिसीव करती है, इसको फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। एक होता है ट्रांस फेस, शिपिंग साइड, प्रोसेस्ड मटेरियल को बाहर भेजती है, इसको मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। जैसे कि इमेजिन करो अमेजन वेयर हाउस, रिसीविंग गेट, प्रोडक्ट्स आते हैं, उसको बोल दिया सिस फेस। क्या बोल दिया? सिस फेस। ओके, और प्रोसेसिंग एरिया, शॉर्टिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग को बोल दिया। और डिस्पेच गेट हमने बोल दिया ट्रांस फेस को, कस्टमर को भेजा जाता है। कौन सा? ट्रांस फेस को डिस्पेच गेट बोल दिया। एग्जैक्टली यही गोगली एपरेटस करता है। इट इज यूजुअली लोकेटेड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के पास लोकेट होता है। इसके फंक्शंस है, फर्स्ट फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, प्रोटीन और लिपिड्स को पैक करता है। एग्जाम्पल, रफ ईआर ने प्रोटीन बनाया, गोगली ने उसकी पैकेजिंग करी। सेकंड, मॉडिफिकेशन, प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, मतलब उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। थर्ड, सिक्रेशन, हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब सेल से बाहर निकालने के लिए उस सब्सटेंस को हेल्प करता है। स्टोरेज, कुछ सब्सटेंसेस को टेम्परली स्टोर करता है। और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, गोगली एपरेटस लाइसोसोम्स कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, पैकेज्ड मटेरियल को सेल के डिफरेंट पार्ट्स या सेल के बाहर भेजता है।
और लाइसोसोम बनाता है। ओके, तो आप ये इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम कौन बनाता है? गोगली एपरेटस बनाता है, सिक्रेशन करता है, हार्मोन्स, एंजाइम्स और प्रोटीन्स को सेल के बाहर रिलीज करने में भी हेल्प करता है। सो आप समझ में आ गया होगा वाई गोगली एपरेटस इंपॉर्टेंट। अगर गोगली एपरेटस ना हो, पैकेजिंग नहीं होगी, डिलीवरी नहीं होगी, प्रोटीन प्रॉपर जगह नहीं पहुंच पाएगा, सेल की कुरियर सर्विस बंद हो जाएगी, जिससे सेल वर्क नहीं करेगी। प्लांट सेल में बोले तो प्लांट सेल में गोगली एपरेटस को कभी कभी डिक्टोजोम्स भी कहा जाता है। एनिमल सेल्स में गोगली एपरेटस नॉर्मल नेम से ही जाना जाता है, एनिमल सेल में इसको डिक्टोजोम्स भी कहा जाता है। ओके, तो डिस्कवर्ड किसने किया ये पता होना चाहिए। मेड ऑफ फ्लैटेंड सैक से बनाए, पैकेजेस और ट्रांसपोर्ट मटेरियल है, ये लाइसोसोम्स फॉर्म करता है, सिक्रेशन भी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो गोगली एपरेटस क्या है? पैकेजिंग एंड डिस्पेच सेंटर ऑफ सेल। सो ईआर और गोगली में क्या डिफरेंस है? ईआर मटेरियल बनाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, गोगली पैकेजिंग करता है। ईआर फैक्ट्री रोड है, गोल्गी कुरियर सेंटर है। ईआर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, गोगली डिस्पैच और पैकेजिंग में हेल्प करता है। ओके, सो हम एट द एंड क्या बोल सकते हैं? गोगली एपरेटस इज अ सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ओके, तो गोगली एपरेटस इज नोन एज द पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ द सेल। ओके, अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम्स, इसको सोसाइटल बैग भी बोला जाता है। सोचिए अगर एक सिटी में गार्बेज कलेक्टर ही ना हो, मतलब गार्बेज कलेक्ट करने वाला ही ना हो, तो क्या होगा? हर जगह कचरा ही कचरा है ना, डस्ट ही डस्ट, गंदगी ही गंदगी। तो सेल के अंदर भी क्लीनिंग टीम होती है। देखना, मतलब ये सेल एक सिटी की तरह काम कर रहा है, एक स्कूल की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल आप इसको लाइव उससे समझ के चलोगे ना, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, अच्छा लाइसोसोम में वेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सेल के अंदर एक क्लीनिंग टीम भी होती है, जिसे कहते हैं लाइसोसोम्स। ये क्या होते हैं? लाइसोसोम्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेक फील्ड विद पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बॉन्ड सेक होते हैं, जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम्स वेस्ट को तोड़ते हैं, पुराने ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो लाइसोसोम को हम क्या बोल सकते हैं? सेल का सफाई कर्मचारी या रिसाइकलिंग सेंटर। लाइसोसोम छोटी सैक जैसी ऑर्गेनल होती है, आप यहां पर देख सकते हो ये वाला एरिया, एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं, फूड पार्टिकल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करना, वेस्ट को रिसाइकल करना। ओके, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था क्रिश्चियन दे दुवे ने। ओके, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। स्मॉल ये स्ट्रक्चर दे दुबे हैं, और इसका स्ट्रक्चर है स्मॉल स्पेरिफिकल शेप होती है, सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल रहता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड पार्टिकल को ब्रेक करते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करते हैं, वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स को वॉर्न आउट कर देते हैं। लाइसोसोम्स के फंक्शन वेस्ट को रिमूवल करना या इंट्रासेलुलर डाइजेशन, आप पहले बोल सकते हो। डाइजेस्ट फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल, सेल के ही अंदर फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन। सेकंड, डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, हार्मफुल पार्टिकल्स यदि आपके सेल में एंटर हो गए हैं तो लाइसोसोम ही उनको मारने का काम करता है। रिमूव वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, मतलब पुराने या डैमेज्ड ऑर्गेनल्स को तोड़कर उनके पार्ट्स रीयूज करने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेगी सेल्फ ईटिंग। क्या? ऑटोफेगी सेल्फ ईटिंग। सेल क्लीनअप, कीप द सेल क्लीन बाय रिमूविंग वेस्ट मटेरियल। हेल्प ड्यूरिंग सेल डैमेज, इफ सेल गेट्स बैडली डैमेज्ड लाइसोसोम में बर्स्ट डाइजेस्ट इंटायर सेल। ओके, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को सोसाइटल बैग क्यों बोला जाता है? लाइसोसोम को सोसाइटल बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि अगर समझना, इस पे क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन टूट जाए तो उसके एंजाइम्स बाहर निकल सकते हैं और सेल के ही पार्ट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ऑटोलिसिस कहते हैं। मतलब देयर एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट, मतलब अपने आप ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। देयर ऑन सेल इफ रिलीज्ड, उन्हीं को सोसाइटल बैग बोलते हैं। मतलब जो चीज बेकार है, जो काम की नहीं है, उसको वो अपने आप डाइजेस्ट कर जाते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यहां पर सब कुछ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, जो वेस्ट है, इसलिए इसको सोसाइटल बैग बोलते हैं। लाइसोसोम बोलता है मैं कचरा साफ करने आया था। लाइसोसोम क्या बोलता है? मैं कचरा साफ करने आया था, लेकिन अगर मेरी जो थैली है वो फट गई तो मैं पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाऊंगा, इसीलिए सोसाइटल बैग नाम पड़ा। यदि इसकी थैली फट गई
सेल की तहली फट गई तो वो एरिया खत्म हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, खराब, क्योंकि वो सारी किसको, सेल को खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। ओके, ये एनिमल सेल में कॉमन मिलता है, लेस डेवलप्ड इन प्लांट सेल। लाइबोसोम्स होता है, लाइसोसोम्स जो होते हैं वो मिलते तो हैं लेकिन कम डेवलप मिलते हैं प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट किस में काम करता है, वैक्यूल परफॉर्म करते हैं बड़े बड़े। ओके, इसी की वजह से, और ये भी सिमिलर फंक्शन ही करता है देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, लाइसोसोम्स क्लियरली प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। प्लांट सेल में डाइजेस्टिव फंक्शन मोस्टली वैक्यूल भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इसमें लेस डेवलप्ड होते हैं। तो लाइसोसोम और वैक्यूल क्या हो, लाइसोसोम डाइजेशन एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्लीनिंग का काम करता है। वैक्यूल स्टोरेज, जैसे मैंने वाटर का बताया था, वाटर फूड स्टोर और टैंक का काम करता है। ओके, सो हम एंड में क्या बोल सकते हैं, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल एंड बर्न आउट सेल पार्ट्स। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हो, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड सेक्स contain digestive enzymes help in intracellular digestion, remove damaged organisms called suicidal bags of cell formed by Golgi apparatus. ओके, चलते हैं हम आगे और अब देखते हैं लाइबोसोम की शेप क्या है। स्मॉल सेक है, मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन है, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फंक्शन डाइजेशन और क्लीनिंग का काम करता है, कॉल्ड सुसाइडल बैग फॉर्म्ड बाय गोगली एपरेटस। और ये किसने डिस्कवर किया था, ये भी मैंने आपको बता दिया। माइक्रोंडिया अब आता है। माइक्रोंडिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। माइक्रोंडिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सेल में, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। अगर सपोज करो आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई, फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो मोबाइल काम करना बंद कर देता है, वैसे ही अगर सेल के पास एनर्जी ना हो तो सेल भी काम नहीं कर पाएगा। सेल को एनर्जी देने वाला पावर स्टेशन है माइक्रोंडिया। माइक्रोंडिया और डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिल्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ओके, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वही माइक्रोंडिया है। इमेजिन करो सेल क्या है, सिटी है, माइक्रोंडिया उसका पावर प्लांट। जैसे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वैसे ही सेल को चाहिए, और वो कौन प्रोवाइड करता है, माइक्रोंडिया। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीन शेप्ड का होता है। कैसा होता है, बीन शेप का होता है। ओके, माइक्रोंडिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, बीन शेप्ड का। आप यहां पर भी देख सकते हो, ये माइक्रोंडिया ही है इसमें। ओके, तो इनका राजमा जैसा, आप देख पा रहे हो ना, राजमा जैसा होता है, बीन शेप्ड होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो काम करती है स्मूथ आउटर कवरिंग का, और इनर जो मेम्ब्रेन होती है, आप यहां पर भी देख सकते हो, पार्ट्स ऑफ द माइक्रोंडिया, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ आउटर कवरिंग और माइक्रोंडियन को प्रोटेक्ट करती है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनवर्ड, अंदर की तरफ फोल्ड होती है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, और ये फिंगर लाइक फोल्ड होती है, फिंगर की तरह, जिसे हम क्रेस्ट बोलते हैं। और क्या कहते हैं इसको, क्रेस्ट। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, रोड शेप्ड ओवल, जैसे राजमा का दाना होता है, और इसमें दो मेम्ब्रेन से ये सराउंड रहता है। ओके, दो मेम्ब्रेन से क्या रहता है, सराउंड रहता है। आपको समझ में आ गया होगा, आप देख सकते हो राजमा की तरह का है। इसमें भी डीएनए होता है, इनर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, क्रिस्ट है ये वाला, अंदर की तरफ होता है, जो राइबोसोम्स भी होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। ओके, सो क्रिस्ट क्या होता है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, और ये एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। मैट्रिक्स फ्लूइड फिल्ड इनर रीजन इज कॉल्ड। इनर रीजन किसके, क्रिस्टे के। क्रिस्टे के जो अंदर इनर होता है उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पर ये वाला जो आप वाटर की तरह का कलर देख रहे हो ना, ये वाला क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया है। और ये जो अंदर की तरफ ये वाली जो अंदर की तरफ फोल्डेड है, उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। ओके, so the fluid filled inner region is called matrix। ये एंजाइम्स डीएनए राइबोसोम कंटेन करती है। ओके, अब माइक्रोंडिया के फंक्शंस क्या हैं, एनर्जी बनाना, एटीपी बनाना, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये सेल की एनर्जी करेंसी होती है, ये उसको बनाने में काम करता है थ्रू रेस्पिरेशन। किसके थ्रू बनाता है एनर्जी, रेस्पिरेशन के थ्रू बनाता है। ओके, एटीपी क्या है, सेल के वॉलेट का पैसा, जितना एनर्जी उतना काम। ओके, जितनी एटीपी उतनी एनर्जी। सेलुलर रेस्पिरेशन, माइक्रोंडिया फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, माइक्रोंडिया फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से हम खेल पाते हैं, कूद पाते हैं, डांस कर पाते हैं, अपने मन का काम कर पाते हैं। ओके, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और फिर वो एटीपी एनर्जी में ब्रेक होता है, CO2 में ब्रेक होता है। जब हम उसको बाहर निकालते हैं, जब हम O2 लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, वो तभी निकलता है, और वाटर में।
ओके, हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए हम सांस लेते हैं। किसके लिए? ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन माइक्रोंडिया तक पहुंचती है। जो हमारी O2 है ना, वो माइक्रोंडिया तक पहुंचती है और एनर्जी बनाने में हेल्प करती है। सप्लाई एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ, मूवमेंट, सेल डिवीजन, मेटाबॉलिज्म में। इसके स्पेशल फीचर्स भी हैं। कुछ माइक्रोंडिया के पास अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं। ये बहुत यूनिक फीचर है। दे कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रख लेना, स्पेशल फीचर्स क्या है? डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं और ये अपने आप रेप्लिकेट भी कर सकता है। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए? माइक्रोंडिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स क्रेस्टे, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोड्यूस एटीपी एनर्जीज, कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्रेजेंस कहां पर होता है? प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन मोर एक्टिव सेल कंटेन मोर माइक्रोंडिया। जितनी एक्टिव सेल रहेगी उतना ज्यादा माइक्रोंडिया रहेगा। एग्जांपल्स मसल सेल्स में, एग्जांपल मसल सेल्स। ओके, वेयर आर मोर माइक्रोंडिया फाउंड? कहां पर हम ज्यादा माइक्रोंडिया फाउंड कर सकते हैं? जिन सेल्स में ज्यादा एनर्जी होती है, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, उनमें माइक्रोंडिया ज्यादा होता है। हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता, और सपोज करो हार्ट रेस्ट कर गया तो फिर क्या होगा, है ना? इसलिए हार्ट सेल्स में बहुत माइक्रोंडिया होते हैं। अब हम बात करें माइक्रोंडिया के फीचर्स की। डबल मेम्ब्रेन होता है, क्रिस्टे होता है, मैट्रिक्स होता है, बता दिया मैंने, फ्लूइड रीजन वाला मैट्रिक्स, एटीपी प्रोडक्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। एनर्जी फैक्ट्री ऑफ द सेल भी इसको बोल सकते हैं। सो माइक्रोंडिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल दैट प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो सेल की हर एक्टिविटी के लिए लाइफ एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी का मेन सोर्स माइक्रोंडिया है, द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, अब हम चलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं उनको और देख लेते हैं। देखिए, ये मेनली प्लांट्स में होते हैं। ये प्लांट्स में होते हैं, जैसे मैंने सेल वॉल प्लांट्स में बताई थी, प्लास्टिड्स भी आपके प्लांट्स में ही होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। तो एनिमल्स खाना खाते हैं। ओके, एनिमल्स खाना खाते हैं, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स के पास एक स्पेशल सुपर पावर होती है और इस सुपर पावर के पीछे का हीरो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या करते हैं? प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स फाउंड मेनली इन प्लांट सेल्स और एल्गी। एल्गी में भी होता है, याद रखना, अल्गी में भी होता है। ये फूड बनाना, फूड स्टोर करना, कलर देने, इन सब का काम करता है। इसका इजी मीनिंग समझो तो प्लास्टिड्स को प्लांट सेल का स्पेशल वर्कर समझो। कुछ फूड बनाते हैं, कुछ स्टोर करते हैं और कुछ कलर देते हैं। ये प्लांट्स में होते हैं और उसमें अल्गी में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। ये 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट को समझ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन करता है, जिसकी वजह से ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या? एक क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। इसका फंक्शन क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का? ये फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब सनलाइट, वाटर और CO2 देता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो अपना खाना क्या किया? पेड़ ने खुद बना लिया, प्लांट ने। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट पकड़ता है और फूड बनाता है। इसी की वजह से जो ग्रीन कलर होता है वो होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। इसी वजह से जो उसकी पत्तियां होती हैं, पेड़ों का कलर ग्रीन होता है। सेकेंड हो गया क्रोमोप्लास्ट। ये फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर देता है। किसको? याद रखना, क्लोरोप्लास्ट प्लांट लीव्स में होता है जो ग्रीन कलर होता है। क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स और फ्रूट्स में होता है। जैसे कि टमाटो का रेड कलर क्यों हुआ? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की वजह से नहीं हुआ, क्रोमोप्लास्ट की वजह से हुआ। कैरेट का ऑरेंज कलर कैसे हुआ? फ्लावर्स का ब्राइट कलर कैसे हुआ? तो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है क्रोमोप्लास्ट। ओके, अब आता है थर्ड, ल्यूकोप्लास्ट। यहां पर ये थर्ड है, ल्यूकोप्लास्ट। ये स्टोरेज करता है, कलरलेस होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। ओके, ये फूड को स्टोर करता है। इसके फंक्शन समझ में आ गए? फूड स्टोर करता है, स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स, एग्जांपल्स पोटैटो और आपके सीड्स। तो आपको समझ में आया? क्रोमोप्लास्ट समझ में आ गया। आर कलर्ड प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल, दे कंटेन पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन क्लोरोफिल, जो ऑरेंज ऑरेंज फ्लावर्स और फ्रूट्स में होते हैं। तो 3 टाइप के समझ में आ गए होंगे। ओके, तो क्रोमोप्लास्ट भी समझ में आ गया होगा। पिगमेंट प्रेजेंट येलो, ऑरेंज, रेड कलर, ये मैंने आपको बता दिया। यहां से आप नोट्स बना सकते हो अपने। सो जो टमाटो का कलर होता है, इसको प्रोवाइड करना कलर, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, इसका फंक्शन वो है। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है, कन्वर्जन में काम करता है। ओके, क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन फ्लावर्स, फ्रूट्स, कंटेन कैरोटिनोइड पिगमेंट्स, गिव रेड, येलो, ऑरेंज कलर, हेल्प इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल में। सेम वो यहां पर लिखा है। ओके, फिर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये ग्रीन प्लास्टिड्स होता है, कंटेन करता है क्लोरोफिल, जो पत्तियों को ग्रीन कलर देता है। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से।
ओके ये प्लांट्स और algae में होता है। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन करता है, ग्रीन लीव्स और ग्रीन स्टेम्स जो होते हैं उसमें मिलता है, ये प्रेजेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स और प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब आता है ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस होता है, मेनली यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। इसका फंक्शन क्या होता है, स्टार्च को स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ ऑयल्स, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। ओके तो लोकेशन कहां पर मिलेगी इसकी, रूट्स में, सीड्स में, ट्यूबर्स में। एग्जांपल पोटैटोस। इंपॉर्टेंट ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस मेनली फॉर स्टोरेज प्रेजेंट इन नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके स्टार्च को ये देखो, एमिलोप्लास्ट स्टार्च, एलियोप्लास्ट ऑयल, ल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन। तो आपको ये नाम याद रख लेना कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। ओके तो क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया, फोटोसिंथेसिस की वजह से फूड बनाता है। क्रोमोप्लास्ट कलर देता है फ्रूट्स को, फ्लावर्स को। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करता है, कलरलेस होता है। ओके क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में डिफरेंस बताया है कि ये ग्रीन कलर का होता है, कलरलेस होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसमें पिगमेंट एब्सेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज ऑफ फूड, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में होता है। ये रूट सीड्स ट्यूबर जो कलरलेस होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड होता है, कलरलेस होता है। ओके अब आते हैं वैक्यूल पर। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड, मतलब वो सेल ऑर्गेनल का ही टाइप है। फ्लूइड टाइप क्या बोलते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स जो है ना वो इन सब से मिलकर बना है, सेल ऑर्गेनल इन सब से मिलकर बना है। फ्लूइड फील्ड सेक प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और ये मेनली स्टोरेज का काम करता है। ओके स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल, a vacuole contains cell से fluid and is surrounded by membrane called tonoplast। क्या बोलते हैं, जो आपका वैक्यूल है वो सराउंडेड एक मेम्ब्रेन से जिसको क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट। अ वैक्यूल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। आप सोचो एक घर है और उसमें पानी रखने के लिए टैंक ही ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेल के अंदर भी एक स्टोरेज टैंक होता है जिसे कहते हैं वैक्यूल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। Vacuole is a membrane bond sac used for storage of food, material, sugar, proteins, waste materials। इन सब को कंटेन करता है, यहां पर देख सकते हो। Vacuole in plant cell usually contain one large central vacuole which occupies most of the cell space। Vacuole in animals contain करता है small and temporary vacuole, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो फंक्शंस क्या है, स्टोरेज का काम करता है, वाटर, फूड, सॉल्ट, पिगमेंट, वेस्ट मटेरियल, मेंटेन्स टर्जिटी, हेल्प प्लांट सेल्स रिमेन फर्म्स एंड अपराइट, मतलब सीधा रखता है, और टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ओके क्या मेंटेन करता है, मेंटेन करता है इसको भी, टर्जर प्रेशर को भी। प्लांट सेल में स्टोर होता है, सेल वॉल पर प्रेशर लगता है, इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, टर्गर। किसको बोलते हैं, जो कि प्लांट सेल में कोई पानी स्टोर हुआ और सेल वॉल पर जो प्रेशर लगता है उस वाटर का, उसको टर्जर बोलते हैं। उस टर्जिटी को ही वो क्या करता है, मेंटेन करता है। वाटर डिस्पोजल, स्टोर वेस्ट सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम साइटोप्लाज्मा, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, और पता है ऑस्मोसिस क्या होता है, प्रोवाइड सेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये कहां पर, अमीबा में रहता है, रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम सेल। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। Vacuole is a storage sac surrounded by tonoplast membrane. Plant cells have large vacuole, animal cells have small vacuole, maintain turzidity in plants। ओके यहां पर आपके इसके फीचर्स देख सकते हो। नेचर, फ्लूइड फील्ड सेक, मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, मेन फंक्शन स्टोरेज, प्लांट सेल में लार्ज होता है, एनिमल सेल में स्मॉल होता है, स्टोरेज टैंक ऑफ द सेल बोलते हैं। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्लांट्स जो है वो वैक्यूल की वजह से हरा भरा और सीधा खड़ा रहता है। सबसे बड़ा रोल एक जाइंट वाटर टैंक होता है जिसे वैक्यूल बोलते हैं। ओके मेम्ब्रेन्स का खेल, मतलब डबल मेम्ब्रेन है, डीएनए है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, माइक्रोंडिया, प्लास्टिड्स, ये सब हैं। ओके ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, देखिए सेल एक सिटी है और मेम्ब्रेन उस सिटी की बाउंड्री, रोड्स, गेट्स और पैकेट्स सब कुछ है। अगर मेम्ब्रेन हटा दो तो सेल का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन एक पतली सी लेयर है, प्रोटेक्शन देती है, शेप देती है, एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है। सेल मेम्ब्रेन को हमने स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड बोला था। जो सेल मेम्ब्रेन है वो हर किसी को अंदर नहीं आने देती, अंदर आने देती है वाटर को कंट्रोल्ड अमाउंट में,
ऑक्सीजन को कंट्रोल्ड अमाउंट में, ग्लूकोज को कंट्रोल अमाउंट में, मिनरल्स को अंदर नहीं आने देती, हार्मफुल सब्सटेंसेस को, बहुत से जम्स जो रहते हैं, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को, इसीलिए इसे सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा खेल है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। एग्जांपल, अगर रूम में एक तरफ आप स्प्रे परफ्यूम स्प्रे कर दो तो परफ्यूम की पूरी स्मेल कमरे में हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस वाटर में होता है, जैसे कि खीरा पर नमक डाला तो पानी बाहर आ जाता है, खीरा सूख जाता है, उसी की वजह से। एंडोसाइटोसिस जो हम पढ़ चुके हैं। एक्सोसाइटोसिस, ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन का खेल होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डीएनए को प्रोटेक्ट करती है। माइक्रोंडिया, ओके, माइक्रोंडिया क्या होता है? जो डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन पर एटीपी बनता है, एनर्जी बनाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल एटीपी। ये प्लास्टिड्स भी हमने पढ़ लिया, प्लांट सेल में होता है, डीएनए होता है, फोटोसिंथेसिस स्टोरेज करता है अपने आप। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स क्या है? इसका फीचर, इसके पास डीएनए नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो होता है। गोगली अपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स होते हैं। फंक्शंस क्या है? ईआर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रफ ईआर होता है, स्मूथ ईआर होता है। मतलब ये क्या है? एक टाइप का आपका क्या हो गया ये? रिवीजन। मेम्ब्रेन का खेल। गोगली एपरेटस पैकेजिंग, स्टोरेज, सिक्रेशन, फॉर्म्स लाइसोसोम्स करता है। लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डेस्ट्रॉय डैमेज्ड ऑर्गेनल्स, कोल्ड सोसाइटल बैग्स। वैक्यूल क्या होगा? स्टोरेज, सेक, मेंटेन टर्जिडिटी और लार्ज इन प्लांट सेल्स में। नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, राइबोसोम्स, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है। तो सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट क्या है? माइक्रोंडिया पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है। माइक्रोंडिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम को क्या हो गया? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। लाइसोसोम को सोसाइटल बैग। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की वजह से होता है। गोगली एपरेटस पैकेजिंग सेंटर, वैक्यूल स्टोरेज टैंक, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द cell. So at the end we can say membrane is the smart boundary of the cell that control movement, production, communication and transport. ये था मतलब मेम्ब्रेन का खेल। जो मैंने सब कुछ इसमें बताया है वो मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड? देखो, इन्हीं को बोला जाता है सेल साइकिल। नॉर्मल सेल्स जब ग्रो डिवाइड होती है उस प्रोसेस को सेल साइकिल बोलते हैं। फर्स्ट सेल इंक्रीज होती है इन साइज एंड कॉपीज इट्स डीएनए, देन न्यूक्लियस डिवाइड होता है बाय माइटोसिस, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा। ये भी हम पढ़ेंगे अभी। दिस प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक सेल से दो बनी, दो से फिर अगली चार बनेंगी। दिस प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। नॉर्मल सेल्स डिवीजन इज कंट्रोल्ड एंड हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट ऑफ सेल। मैम समझ में नहीं आया कुछ भी। देखिए, आपकी सेल्स ग्रो हुई ना, डिवाइड हुई, इसी प्रोसेस से बॉडी बनती है, रिपेयर होती है और ग्रो होती है। स्टेप 1 सेल ग्रो होना। सबसे पहले सेल ग्रो करता है, सेल न्यूट्रिएंट्स लेता है, वाटर लेता है, प्रोटीन बनाता है, ऑर्गेनिल्स की संख्या बढ़ाता है। इसी स्टेज में सेल साइज में बड़ा हो जाता है। जैसे एक छोटा शॉपकीपर अपनी दुकान में ज्यादा सामान भर लेता है और दुकान को एक्सपेंड करता है। डीएनए रेप्लिकेशन करना, सेल डिवीजन करना, माइटोसिस क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी आपको। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कैंसरियस सेल क्या होती है, नॉर्मल सेल क्या होती हैं और कैंसरियस सेल क्या होती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल सेल्स डिसिप्लिन फॉलो करती हैं। जब बॉडी कहे ग्रो करो तो ग्रो करती है, जब बॉडी कहे रुक जाओ तो रुक जाती है। लेकिन कुछ सेल्स रूल्स तोड़ देती हैं और बिना कंट्रोल के डिवाइड होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। इन्हीं को कहते हैं कैंसरियस सेल, जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। कैंसरियस सेल्स आर एबनॉर्मल सेल्स, जो डिवाइड करती है एक साथ बहुत अमाउंट में और डू नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू द बॉडीज ग्रोथ कंट्रोल सिग्नल। मतलब नॉर्मल सेल, जब हम बोलते हैं जब सेल डिवाइड होनी होती है उस डिसिप्लिन करती है फॉलो कर, लेकिन वो नहीं करती। मेनी सेल्स दैट कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड, वेरिएशंस इन साइज एंड शेप ऑफ सेल, न्यूक्लियस दैट इज लार्ज एंड डार्कर देन नॉर्मल, एबनॉर्मल सेल्स ऑफ क्रोमोसोम्स अरेंज्ड इन डिसऑर्गेनाइज्ड फंक्शंस, क्लस्टर ऑफ सेल्स विदाउट अ बाउंड्री। ओके, तो कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है नॉर्मल सेल में, कैंसरस सेल में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। नॉर्मल सेल प्रॉपर शेप का होता है, वो एबनॉर्मल शेप का होता है। नॉर्मल सेल डिवाइड ओनली व्हेन नीडेड, कैंसरियस सेल कीप डिवाइडिंग। नॉर्मल सेल फॉलो बॉडी सिग्नल्स, कैंसर सेल इग्नोर करती हैं। नॉर्मल सेल स्टे इन प्लेस और कैंसरस सेल बढ़ती हैं, स्प्रेड करती हैं। ओके, कैंसर कैसे शुरू हो सकता है पता है? सेल के डीएनए में म्यूटेशन चेंज आ जाता है। डीएनए में, डीएनए के कुछ जीन्स नॉर्मली कंट्रोल करते हैं ग्रोथ, रिपेयर, डिवीजन। जब ये जीन्स डैमेज हो जाएं, कंट्रोल सिस्टम फेल हो सकता है। ट्यूमर क्या होता है? जब बहुत सारे एबनॉर्मल सेल्स
इकट्ठा हो जाए, एक मास लंप बन सकता है, इसी को ट्यूमर कहते हैं। बेनिन ट्यूमर और मेलिजेंट ट्यूमर क्या होता है? देखो, बेनिन ट्यूमर यूजुअली एक जगह तक लिमिटेड है, आसपास के टिश्यूज में नहीं फैलता, लेकिन मेलिनेंट जो ट्यूमर होता है वो कैंसरियस होता है। मेलिनेंट बॉडी के दूसरे पार्ट में भी फैल सकता है। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, जो कैंसरियस सेल्स हैं आर एबनॉर्मल सेल्स, दे डिवाइड अनकंट्रोलेबली एंड मे सेपरेट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं। आप यहां पर पढ़ सकते हो, कैंसरियस सेल्स आर अबनॉर्मल सेल्स दैट ग्रो एंड डिवाइड. Okay, unlikely normal cells, they do not respond to the body's signal to stop dividing. They continue multiplying and form a mass of cells called a tumor. Cancerous cell can damage nearby tissues and may spread to other part of the body through blood or limbs. This uncontrolled growth can affect the normal functioning of the body. ये है नॉर्मल सेल और ये है आपकी कैंसरियस सेल। इसमें लार्ज साइटोप्लाज्मा होता है, इसमें स्मॉल साइटोप्लाज्मा होता है। ये सिंगल न्यूक्लियस होता है, मल्टीपल न्यूक्लियाई होता है। इसमें सिंगल न्यूक्लियोलस होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है। फाइन क्रोमेटिन होता है, इसमें कोर्स क्रोमेटिन होता है। ये नॉर्मल सेल होते हैं। नॉर्मल सेल ऐसे डिवीजन करती है और हेल्दी टिश्यूज बनते हैं। अब नॉर्मल सेल में जो सेल होती है वो इस टाइप से बनती है, मेलिनेंट ट्यूमर्स की तरह एक जगह इकट्ठी हो जाती है। Okay, cell division, this process by which a parent cell divides to form new daughter, उसको cell division बोलते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, ग्रोथ में, रिपेयर डैमेज्ड टिश्यूज में, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स में और रिप्रोडक्शन में भी काम करता है। व्हाई डू सेल डिवाइड्स? An organized grow, old cells die, new cells are needed, therefore cells continuously divide. Before division, cell copies its DNA, then one cell divides into two cells. So आपने पहले देखा होगा, cells arise from pre-existing cells. किसने बोला था? विर्चो ने बोला था। Mitosis is a type of cell division in which one parent cell divide to form two genetically identical daughter cell. टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। इसका फंक्शन क्या है? ग्रोथ करना, टिश्यूज रिपेयर करना और रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल। ठीक है ना? वाई इज माइटोसिस इंपोर्टेंट? ग्रोथ के लिए, बेबी से अडल्ट बनने तक, रिपेयर, वुंड्स जो आपको कट लग जाता है उनको, रिप्लेसमेंट, डेड सेल्स की जगह नए सेल्स बनाने में। बिफोर माइटोसिस सेल्स अपना डीएनए कॉपी करता है, क्यों? ताकि दोनों डॉटर सेल्स को कंप्लीट डीएनए मिल सके। सो आपको क्या याद रखना है? PMAT मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज क्या होता है? प्रोफेज क्या होता है? क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है, स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं। ओके, मेटाफेज, क्रोमोसोम सेल के सेंटर में लाइन बनाकर खड़ा हो जाता है। और एनाफेज, क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स की तरह चले जाते हैं। टेलोफेज, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, क्रोमोसोम्स फिर लूज क्रोमेटिन बन जाते हैं। ओके, डॉटर सेल्स, माइटोसिस क्या? दो डॉटर सेल से बन होती है, डीएनए सेम होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर करते हैं, बॉडी सेल्स होती है। एक आता है आपका मियोसिस, टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट फॉर्म रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसमें 4 डॉटर सेल होती हैं। आप देखो, इसमें डायग्राम में समझ में आ रहा है, इसमें 2 डॉटर सेल्स है, इसमें 4 डॉटर सेल्स हैं। इसमें डिफरेंट डीएनए होता है, इसमें गेमेट फॉर्मेशन होता है, स्पर्म्स एंड एग का, क्योंकि ये मियोसिस में रिप्रोडक्ट, याद रखना, माइटोसिस में क्या होता है? ग्रोथ और रिपेयर में काम करता है, मेंटेन करता है बॉडी ग्रोथ और रिपेयर में। मियोसिस क्या काम करता है? स्पर्म और एग का, रिप्रोडक्टिव सेल में। ओके, रिप्रोडक्शन में काम करता है। मियोसिस के फंक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर ऑफ बाय हाफ को कम कर देना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल आर जेनेटिकली डिफरेंट। ओके, मेकिंग गेमेट्स। सो यहां पे आप समझ सकते हो 2 4 सेम, हाफ, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन के लिए, आइडेंटिकल डिफरेंट के लिए। तो माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन प्रोसेस दैट प्रोड्यूस टू जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। और मियोसिस क्या होता है? 4 करता है और डिफरेंट डीएनए होता है। आपकी बॉडी की ग्रोथ, हीलिंग और मेंटेनेंस के पीछे जो साइलेंट हीरो काम करता है उसको माइटोसिस बोलते हैं और मियोसिस बोलते हैं। ओके, do cells grow and reproduce forever? Normal cells do not grow and divide forever. They divide only for a limited number of times. Old or damaged cells stop dividing and die. This process help maintain balance in the body. Cell division is important for growth, repair, replacement of cell. Cancer cells are different because they divide uncontrollably. Because they divide uncontrollable.
because they divide uncontrolled for a long time. Okay. In plants, some cell continue to divide throughout life. समझो, कुछ प्लांट्स में जो सेल्स होती है वो कंटिन्यू डिवाइड कर सकते हैं, रीजन्स कॉल्ड मेरिस्टेम्स, हेल्पिंग द प्लांट ग्रो कंटिन्यूअसली. आपने क्वेश्चन किया डू सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर? नो, लेकिन कुछ प्लांट्स में कर सकते हैं. अनकंट्रोल सेल डिवीजन फॉर्म्स अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड अ ट्यूमर. ट्यूमर्स में भी हार्मफुल और हार्मफुल कैंसरियस भी हो सकता है. Cancer cells keep dividing uncontrolled and may spread to other parts of the body. Controlled cell division is important for growth, repair and replacement of cells. So friends, ये आपका है पार्ट 2. दोस्तों, आज हमने सेल की अमेजिंग दुनिया को एक्सप्लोर किया. हमने जाना कि सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है न्यूक्लियस, उसका कंट्रोल सेंटर है, माइक्रोंडिया उसका पावर हाउस है, और बाकी ऑर्गेनिल्स मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं. याद रखिए, सेल छोटा जरूर है, लेकिन इसी छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर लाइफ के सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं. अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू. एक छोटा सा सेल ही पूरी लाइफ का फाउंडेशन है. सेल को समझ लिया तो बायोलॉजी का बेस स्ट्रांग हो जाएगा. थैंक यू एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.